एक रिटर्न निकलती है, मेरा ख्याल बताएंगे आपको शाह साहब, कि विद इन ब्रांच अकाउंट टू अकाउंट कितनी ट्रांजैक्शंस की आपने, वो निकालता, एक्सेप्शन रिपोर्ट निकालेगा, ले लीजिए उससे भी, लास्ट के 15 दिन की तो ले ही लीजिए, बाकी कुछ करिए नहीं करिए। अब उसमें अगर एक अकाउंट से जिंदगी भर उनकी कोई ट्रांजैक्शन हुई, पूरे साल में एक ही ट्रांजैक्शन हुई कि उसमें डेबिट हो गया, इसमें क्रेडिट हो गया, तो पूछ लीजिए भी क्या रीजन है, इसका कारण तो बता दो कि ये शादी कैसे हुई, बाकी तो बाद में देखेंगे ये रिश्ता करवाया किसने। और अप्रैल की आती दोबारा इधर डेबिट हो गया उधर क्रेडिट हो गया, तो ये नहीं चल सकता। आपका एमओसी पहले दिन तैयार है, आपको दूसरे दिन जाने की जरूरत नहीं है अगर एमओसी बनाना है सिर्फ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इफ यू नो द रिटर्न्स, और हर एक बैंक में ये रिटर्न्स है, ये मैं बता सकता हूं, विदाउट फेल, विदाउट एक्सेप्शन दीज रिटर्न्स आर देयर, तो मैं क्यों अपना माथा लेजर में मारूंगा यार, I will not do it. I will go only to the returns. By exception, I will do the audit. It will be a qualitative audit. You can be sure about it. So my humble request to you is, don't start with the ledgers. Start with the returns. आपको जो स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस वो देगा, उसमें आपको कुछ चीजें मिलेंगी, पिक्यूलियर मिलेंगी, उसमें जरा देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। उसमें उसने लिखा हुआ एलसी डिवॉल्व्ड अकाउंट और अलग से पार्टीज के नाम दे दिया। अब एलसी कंट्रोल डिवॉल्व्ड अकाउंट उसने क्यों खोला? उसने इसलिए खोला कि जिस दिन एलसी डिवॉल्व हुई, अगर उस दिन पार्टी को डेबिट कर देता तो उसमें लिमिट नहीं थी, डीपी नहीं थी उसकी, उसने उठा के उसका कंट्रोल अकाउंट खोल दिया। तो आप वो पार्टीज की डिटेल लेके उनके अकाउंट में चले जाओ, प्लॉटिंग करना शुरू कर दो, और प्लॉट करके आपको लगता कि पहले उसका अकाउंट ऑलरेडी इरेगुलर चल रहा था, वो इरेगुलरिटी तो उसकी दूर हो गई थी, परंतु ये अगर डेबिट कर दिया होता तो ये इरेगुलरिटी 90 दिन की हो जाती पूरी, पिछले वाली इरेगुलरिटी मिला के, तो ये अकाउंट एनपीए है। यू विल बी एबल टू गेट द केसेस। भाई 1 करोड़ की लिमिट थी, 1 करोड़ 5 लाख ऑलरेडी था, 10 लाख की एलसी डिवॉल्व हो गई मेरी, कोई भी, वो 5 लाख तो बाद में आपने रेगुलराइज कर दिया, पर अगर उस दिन मैंने 10 लाख डेबिट कर दिया होता तो फिर तो सीसी अकाउंट इरेगुलर रहता ना पीछे से, जब से वो 5 लाख था तो 90 दिन पूरे हो जाते अब उसके, वो आपको दिखाना नहीं चाहता। सिमिलरली गारंटी इन्वोक्ड एंड पेड, उसका भी कंट्रोल अकाउंट खोल देंगे। ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स में लिखा हुआ, मैंने नहीं कहा कि भाई जहां जहां पे ऐसी चीज है वहां पे पार्टीज के अकाउंट में जाके देखिए, उसमें प्लॉट करिए और फिर देखिए कि इरेगुलरिटी 90 दिन की कब बनती है, और अगर 90 दिन की रेगुलरिटी बनती है तो डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड यू विल गेट द केसेस, बिलीव मी। अनदर पॉइंट दैट आई विल लाइक टू से इज, बिफोर आई कम टू द आरबीआई ऑब्जर्वेशंस, कि जो आपके स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस में बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड है, उसकी जरा डिटेल देखिएगा गौर से। इसमें कितने बिल तो साइट बिल हैं और कितने बिल्स यूजेंस बिल्स हैं। हमारी दिक्कत यह है कि जब हम बच्चे को भेजते हैं ना, उसको बताते ही नहीं टर्मिनोलॉजी के बारे में, तो एंड अनलेस आई टेल अबाउट द टर्मिनोलॉजी टू द चाइल्ड, बच्चे को पता ही नहीं लगता। बच्चा तो पहले ही घबराया होता है, यार ये कैश क्रेडिट, कैश भी है क्रेडिट भी है, ये हो क्या गया यार, कहाँ फंस गया मैं आज, ये कौन सा अकाउंट आ गया कि कैश भी क्रेडिट भी। प्लेज का उसको नहीं पता, हाइपोथिकेशन का उसको नहीं पता, यूजर्स का उसको नहीं पता, साइट का उसको नहीं पता। वो साइट समझते हो कोई साइट ही है, कोई जगह है। लेडी वेंट टू दी, नो डिसरिस्पेक्ट टू दी लेडीज, ओनली इन द लाइटर वेन, ए लेडी वेंट टू दी बैंक, और एक क्रॉस चेक था, वो जाके दे दिया काउंटर पे कि पेमेंट कर दो। वो बेचारा अंदर बैठा था, उसने कहा मैडम पेमेंट कैन नॉट बी मेड अक्रॉस द काउंटर। तो बोली आई डोंट माइंड कमिंग बिहाइंड द काउंटर। तो उसको कौन समझा? भी टर्मिनोलॉजी तो बैंक की टर्मिनोलॉजी है, बैंक की टर्मिनोलॉजी अलग नहीं है। अब बच्चे को समझा के भेजिए कि साइट बिल और यूजेंस बिल में फर्क क्या है। यूजेंस बिल है, मुझे चिंता नहीं है, एनपीए हो जाएगा, ओवर ड्यू हो जाएगा, 90 दिन हो जाएंगे, एनपीए हो जाएगा। टाइटल ऑफ गुड्स तो मैं ऑलरेडी दे ही चुका पार्टी को। मुझे जिस दिन वो लिख के दे गया कि भाई 90 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 60 दिन के बाद, 120 दिन के बाद मैं आऊंगा पेमेंट करूंगा, तो ले जा भी टाइटल ऑफ गुड्स ले जा, यूजेंस बिल है मेरा।
साइट बिल के अंदर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स मेरे बिहाफ पे या तो मैं होल्ड कर रहा हूं या कोई और होल्ड कर रहा, मेरे बिहाफ के ऊपर somebody is holding those title on my behalf. अब माल गया यहां से, सपोज कीजिए दिल्ली से गुड़गांव या दिल्ली से लुधियाना। अब दिल्ली से लुधियाना गया तो 2 दिन में पहुंच जाएगा, दिल्ली से गुड़गांव गया तो उसी दिन पहुंच जाना चाहिए। अब अगर साइड बिल 15 दिन आउटस्टैंडिंग है गुड़गांव का, तो nobody purchases to pay the demurrage. Let me be very clear about it. क्योंकि वो ट्रक वाला या रेलवे वाला अपने साइड पे थोड़ी ना रख के उसको डेमरेज पे करना, देयर इज नो वे दैट इट इज गोइंग टू हैपन। यहां दिल्ली से आसाम गया तो मैं समझता हूं चलो 15 दिन लगा लो, 20 दिन लगा लो, पर अगर 1.5 महीने बाद भी वो बिल मेरा खड़ा है, आउटस्टैंडिंग है, तो हैव ए रीजन टू फील ना कि भी कहां गया माल, पड़ा किसके पास है भी या नहीं है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तो मेरे पास है, माल है भी, तो उससे जरा प्यार से कहिए मैनेजर से कि साहब ये जरा ट्रांसपोर्टर पे वेरीफाई करवा दीजिए किसी से, माल कहाँ पे पड़ा। बोला ये कमाल कर रहे हो आप, टाइटल हमारे पास, माल तो मेरे पास ही है, और कौन लेके जाएगा। आपने 4-5 बार बोला, थोड़ा सा जोर से बोल लिया तो बोलेगा सर आपको तो पता ही है, नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस है सर, पार्टी माल तो पहले ही ले जाती सर, दे जाएगा पैसा, सोने जैसी पार्टी है सर हमारी। तेरे सोने जैसी होगी, तेरे लिए नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस होगी, एज एन ऑडिटर फॉर मी इट इज ए फ्रॉड एंड दिस अकाउंट द एंटायर फैसिलिटीज मस्ट बी डायरेक्टली टेकन टू द डाउटफुल कैटेगरी, नॉट इवन टू द सबस्टैंडर्ड कैटेगरी। मेरा माल, मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पड़े हैं, अपेरेंटली माल पार्टी छुड़वा के लेगी, पेमेंट मुझे करनी रही, और तुम कह रहे हो सोने जैसी पार्टी है। हाँ सो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, और उसके ऊपर मैं सो रहा हूं। तो माई हम्बल सबमिशन इज कि इफ इन दी स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस आपको कोई साइट बिल आउटस्टैंडिंग मिलता है ना फॉर ए लॉन्ग पीरियड, दैट्स ए रीजन फॉर यू टू वरी। यूजेंस बिल के ऊपर मुझे चिंता नहीं, यूजेंस बिल तो एनपी हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हो, उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मेरे पास नहीं है। हाँ ये जरूर है, अभी एक केस चल रहा है, पता लग जाएगा आपको, आ जाएगा, उसका भी बम फूटने वाला 400 करोड़ का बैंकिंग इंडस्ट्री में। आप उसका इनवॉइस उठा के देख लीजिए, ना वेट लिखा हुआ है, ना जीआर नंबर लिखा हुआ है, ना ट्रक नंबर लिखा हुआ है, बिल डिस्काउंट हुए जा रहे हैं धनाधन उसके, रंगोली बन रही है। पार्टी का नाम कुछ ऐसा ही है, आने वाला ये बम फूटने वाला, अभी आपको कुछ दिनों में आ जाएगा अखबारों में, फिर उसमें ऑडिटर भी आएगा कब्जे में। उस कंपनी का ऑडिटर तो आएगा ही ना, जिस कंपनी ने डिस्काउंट करवाए हैं बिल, अगर उसने डिस्काउंट करवाए तो ऑडिटर भी तो डिस्काउंटिंग तो देखेगा ना कि बिल कौन कौन से डिस्काउंट हो रहे हैं। भाई बैंक के कंकरेंट ऑडिटर ने तो पकड़ लिए, उसने तो अपना काम कर दिया, उसने जहां जहां रिपोर्ट करना कर दिया, पर कंपनी का ऑडिटर क्या कर रहा। सो व्हाट वन इज ट्राइंग टू टेल यू इज, इफ देयर आर साइड बिल्स इन पर्टिकुलर, और इफ देयर आर यूजेंस बिल, यूजेंस बिल में अगर ये सब चीजें नहीं है जो मैंने आपको बोली, देन देयर इज अ प्रॉब्लम एरिया। कभी 10 बेल्स जो है वो हो जाती 500 केजी की, कभी 10 हो जाती है 200 केजी की, कभी 10 हो जाती है 250 केजी की, कभी हो जाती है 10,000 केजी की। तो प्रॉब्लम एरिया तो है, अनलेस यू ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई बेल का साइज अलग अलग कैसे होता है। अगर होता तो बता दो, कोई एक्सप्लेनेशन तो होनी चाहिए। अपेरेंटली जो चीज गलत नजर है उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर मांग लीजिएगा। कमिंग ओवर टू दी एनुअल फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स गिवन बाय द बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का ये कहना है कि इन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ केसेस व्हाट वी आर नॉट लुकिंग एट is the classification between secured and unsecured. उनका ये, क्योंकि the moment ये क्लासिफिकेशन में गड़बड़ होती है, प्रोविजन में भी गड़बड़ हो गई, डाउटफुल वाले में, इवन सब स्टैंडर्ड में भी आपका परसेंटेज हायर है 10% से अनसिक्योर्ड एक्सपोजर के ऊपर, और डाउटफुल में तो अनसिक्योर्ड पे 100% प्रोविजन है, तो उससे प्रोविजनिंग भी लोअर है। नॉट ओनली दैट,
द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो गेट्स एडवर्सली अफेक्टेड। अगर आपका अनसिक्योर्ड ज्यादा और आप सिक्योर्ड दिखाए जा रहे हो तो आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो गड़बड़ होनी चाहिए, वो आप देख नहीं रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, पर्टिकुलरली डायरेक्ट एग्रीकल्चर और इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। अगर मैंने वाकई में फार्मर को लोन दिया, फार्मर को मैंने लोन दिया फॉर द पर्पस कि भी तुमने सीड खरीदने, फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन, उसने ट्रैक्टर खरीदना है, उसने कोई और इक्विपमेंट खरीदनी है, उसने अपनी हाउस कंजम्पशन के लिए उसको पैसा चाहिए, हार्वेस्टिंग के लिए उसको पैसा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, इट इज डायरेक्ट एग्रीकल्चर लोन। पर अगर आपने एक व्यक्ति ट्रैक्टर बेच रहा है और उसको कैश क्रेडिट लिमिट दे रखी है, वो एग्रीकल्चर लोन नहीं है, हम उसको भी एग्रीकल्चर में डालते रहते हैं। We must be very clear, someone is doing commercial activity, he might be doing in the agricultural, वो seeds बेच रहा है, वो fertilizer बेच रहा है, but that's not agricultural lending, let's be clear about it। क्योंकि इस साल ये प्रॉब्लम और ज्यादा आपको आएगी, क्योंकि इस बार उन्होंने ये कह दिया कि जहां जहां पे आपने लोन दिया फार्मर को अप टू 3 लाख रुपीस और वो फार्मर को आपने डायरेक्ट लोन दिया हुआ है, वो ब्रांचेस जो रूरल हैं या आपकी सेमी अर्बन ब्रांचेस हैं, उसमें अगर आप बैंक उससे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो द गवर्नमेंट विल पे द बैंक 2% इंटरेस्ट सबवेंशन। पर ये डायरेक्ट एग्रीकल्चर में होना चाहिए ना, वैसे तो नहीं है। और अगर ये फार्मर, और इसमें 1 साल से ऊपर का पीरियड नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम जो 2% मिलेगा वो 1 साल के लिए मिल सकता है, उससे ज्यादा के लिए नहीं मिल सकता। अगर यही फार्मर आपको पैसा वापस कर दे विद इन 1 ईयर, जो या ड्यू डेट के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर, देन ही विल बी पेड 3% ऑफ सच इंटरेस्ट पेड बाय हिम। तो उसको कितना मिल गया सर, कितने पे उसको मिला? 4% के ऊपर। बैंक को तो 7% ही रहा, 7 माइनस 2, 5% बैंक को पड़ा, सॉरी 9 हो गया बैंक के लिए इंटरेस्ट चार्ज, क्योंकि 7 पार्टी से ले लिया, 2% आपने सरकार से ले लिया, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ फंड्स अप्रोक्सीमेटली, एंड द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट डायरेक्ट एग्रीकल्चर। और अगर एग्रीकल्चरलिस्ट विद इन द ड्यू डेट, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर उसको पैसा वापस कर दे, तो उस केस में 3% उसको डायरेक्ट मिलेगा, शायद जनधन योजना में मिलना शुरू हो जाए, जो अकाउंट खोले हैं आधार कार्ड के बेसिस पे। अब अगर ये रिक्वायरमेंट है तो एग्रीकल्चर डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में या नॉन एग्रीकल्चर में डिस्टिंक्शन नहीं ठीक चाहिए, मुझे बिल्कुल ठीक चाहिए। आई थिंक आई नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। इस बार आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ये ध्यान कर लीजिएगा, फीस नहीं मिलेगी उसकी, पर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। Another point that one will like to say is, and on this I will definitely like Shah Sahab when he takes up his, ये जो next मेरे 2 point हैं, इस पर I will definitely like inputs from him and Mr. Devnath both। वो ये कहता है RBI वालों की रिपोर्ट में, ये मेरी रिपोर्ट में नहीं है, कि जो एग्जैक्ट डेट ऑफ NPA है वो गलत है बैंकों की।